अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। आज पुलिस के लिए बहुत ही अजीब दिन था, खुशी का भी और गमी का भी। गमी का इसलिए कि कराची में 7 पुलिस एहलकारों को दहशत गर्दों ने शहीद कर दिया, 3 एक मुकाम पर और 4 दूसरे मुकाम पर। इसी तरह पंजाब में खुशी का मुकाम था, राजनपुर से 24 पुलिस के वो एहलकार जिसको छोटू गैंग ने यरगमाल बनाया हुआ था, उनको पाक फ़ौज ने एक ऑपरेशन के बाद रिहा करवा लिया है और वो अब आज़ाद हैं और अपने अहल खाना के साथ हैं। पुलिस के लिए बहुत सी मुश्किलात है, ख़ासकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में पुलिस की जो सलाहियत है वो इस मयार पे पूरी नहीं आ पाई जिस मयार की उनसे तवक्को की जा रही थी। और जो मयार हम पुलिस के तरबियती तकरीबात में देखते हैं, वो मयार जब इम्तहान का वक्त आता है तो वो सामने देखने को नहीं मिलता। यही कुछ शायद राजनपुर में भी हुआ और इसी वजह से पुलिस के ये 24 एहलकार जो थे वो छोटू गैंग ने बासानी यरगमाल बना लिए थे। और ये वो गैंग है जिसने इसी लड़ाई के अंदर 7 पुलिस के एहलकारों को शहीद भी किया था। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कितनी बड़ी कामयाबी है राजनपुर के इलाके में इस छोटू गैंग का ख़ात्मा जिसने पाक फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए हैं, और क्या इस एक गैंग के ख़ात्मे के बाद राजनपुर के दूसरे गैंग के ख़िलाफ़, दूसरे गैंग्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह कार्रवाई होगी। और क्या छोटू गैंग इतना बड़ा गैंग था कि जिसकी गिरफ़्तारी के बाद, जिसके सरेंडर के बाद अब राजनपुर के इलाकों में अमन आ जाएगा। और फिर ये भी सवाल उठता है कि अब जबकि पाक फ़ौज ने गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करना शुरू कर दी है, डाकुओं के ख़िलाफ़ भी, तो पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की अब आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? क्या अब कुछ काम पंजाब पुलिस के लिए भी पंजाब में रह जाएगा या नहीं? और एक और बड़ा अहम ऐलान जो कि ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने किया, वो ये कि आर्मी चीफ़ के हुक्म पर अब पूरे मुल्क में कोई भी नो गो एरिया नहीं रहेगा और तमाम नो गो एरियाज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए जाएंगे। तो ये तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DG ISPR की तरफ से, उसका कुछ हाल आपको सुनाया। आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि पंजाब के अंदर इस गेम के ख़ात्मे के बाद अब नो गो एरियाज़ के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन शुरू होगा, इससे पंजाब हुकूमत क्या मुराद लेती है। और मेहमानों का तारफ़ आपको कराते चलें। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सबके जाने पहचाने आयतुल्लाह दुरानी साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारी कोशिश है कि हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें शबीर अहमद गौरी साहब, जो कि भाई हैं एक शहीद हनीफ गौरी साहब के, जो कि पुलिस के एहलकार थे और इसी छोटू गैंग ने उनको अगवा करके शहीद किया था। शबीर अहमद गौरी साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब गुफ्तगू का आगाज़ तो हम करेंगे, मगर पहले आपको सुनाते हैं आज DG ISPR ने जो छोटू गैंग के हथियार फेंकने से मुतल्लिक़ ऐलान किया और दूसरी अहम बातें की। उन्होंने मीडिया से क्या कहा, आइए देखते हैं। 24 हॉस्टेज पुलिसमैन थे, इन तमाम लोगों को भी इनके हथियारों समेत बिल्कुल सेफली रेस्क्यू कर लिया गया और ये भी ट्रांसपोर्ट कर दिए गए आइलैंड से बाहर, और ये भी इस वक्त हमारे पास हैं और बिल्कुल महफूज हैं। आर्मी चीफ ने अभी जो ऑपरेशनल कमांडर था वहाँ पे जो ये ऑपरेशन कर रहे थे उनको और तमाम वो आर्मी के ट्रूप्स, रेंजर के ट्रूप्स और जो पुलिसमैन शामिल थे उन सबको शाबाश दिए। और ये अभी तक ये ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल करने पर और बगैर किसी नुकसान के, और ना सिर्फ ये कि इस जजीरे को, इस नो गो एरिया को ख़त्म करना है, बल्कि बड़ा क्लियर एक डिसीजन है कि तमाम नो गो एरियाज जो मुल्क में कहीं भी हों उनके लिए हमने जाना है, तमाम नो गो एरियाज को बिल्कुल इसी तरह साफ करना है। ये अहम ऐलान के तमाम नो गो एरियाज़ को मुल्क में कहीं भी हों आर्मी चीफ के हुक्म पर उनको साफ़ किया जाएगा। DG ISPR ने मीडिया के सामने ये ऐलान किया। हमें टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं शबीर अहमद गौरी, जिनके भाई हनीफ गौरी SHO जो थे वो उनको शहीद किया छोटू गैंग ने। हम उनसे ही आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शबीर अहमद गौरी साहब, कुछ आप बताएंगे अपने भाई के बारे में और ये किन हालात में ये सान्या हुआ आपके साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे भाई
SHO मोहम्मद हनीफ गौरी साहब थाना बंगला इच्छा में काम कर रहे थे। तो जब इनका ऑपरेशन ये बच्चे का शुरू हुआ था ज़र्ब आन, तो ये वहाँ पर मौजूद थे और ये उसी ऑपरेशन में अपने टीम के साथ इस जजीरे पे इन्होंने लैंड किया और इन्होंने मर्दाना वार वहाँ पर मुकाबला किया और इनके 6 साथी वहाँ शहीद हुए और 7वां नंबर इनका था। इनके टोटल 7 ये एहलकार वहाँ पे शहीद हुए और उसके बाद जो आर्मी ने वहाँ पे मूव किया, अटैक किया, तो उन्होंने जो मूव हुए थे 24, उनको अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद है इस बात पे कि वो वहाँ से बाहिफाजत बाजियाब हो गए और फिर वापस अपने घरों को तकरीबन पहुँच गए। ठीक है, शबीर अहमद गौरी साहब, ये बताएंगे कि SHO साहब की इस कुर्बानी के बाद और ये जो अभी कामयाब ऑपरेशन हुआ राजनपुर में, क्या तब्दीली आएगी वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में? आप कुछ बताना चाहेंगे इस छोटू गैंग की वजह से क्या मामलात थे, क्या हालात थे इस इलाके के? सर जी, यहाँ पे जो था ना हालात छोटू गैंग की वजह से लोग वो एरियाज बने हुए थे और इस छोटू गैंग का वहाँ पे राज था। पिछले साल भी ऑपरेशन हुआ था, इसमें मेरे भाई वहाँ SHO थे बंगला इच्छा में, तो उसी ऑपरेशन में मेरे भाई जख्मी हो गए थे। तो फिर अब जब दोबारा ऑपरेशन हुआ तो मेरे भाई वहाँ पे SHO थे और वो मर्दानावार लड़ते हुए वहाँ पे शहीद हुए और उनकी कुर्बानी की वजह से मैं ये समझता हूँ कि उनकी कुर्बानी की वजह से इतनी बड़ी तब्दीली आई और उनका खून जो है वो रहेगा नहीं गया। ठीक, शबीर साहब ये बताएं कि छोटू गैंग के अलावा भी कोई अभी बड़े गैंग हैं कि जिनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है या यही सबसे बड़ा गैंग था छोटू गैंग? सर जी, मैं नहीं समझता कि यहाँ मेरे इल्म में तो नहीं है कि पहले यहाँ हमारी जो ये दरिया सिंध की पट्टी है इसमें बहुत से नामवर गैंग चले हैं, कुछ नेस्त तो नाबूद हो गए हैं, कुछ शायद बाकी हूँ जिसमें भंड गैंग है, कड़कप गैंग था और इसके अलावा 1-2 गैंग और भी थे जिनमें बोसन गैंग था, बोसन ग्रुप था। ठीक, ये जो दरिया सिंध का जो पश्चिम का इलाका है ये राजनपुर डिस्ट्रिक्ट और मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कहीं दरिया का रुख मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, कहीं राजनपुर चला जाता है। ठीक है, ठीक। तो उस एरिए में क्रिमिनल लोग थे, शायद आज भी कुछ बचे हों या ना बचे हों, इसके बारे में। अच्छा शबीर साहब, आप ये बता दें कि हुकूमत पंजाब ने इन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई में उनको क्यों नाकामी होती रही आज तक? आपके नज़दीक बतौर एक शहरी क्या वजह थी? क्या कोई सियासी दबाव का मामला था, सियासी अनासर थे, अवामिल थे? इनके पीछे छोटू गैंग के पीछे कौन था इतना ताकतवर कि आज तक इसके खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी थी? और उनका भाई क्या कहता था इसके बारे में? जी, इसके बारे में तो हम उनका भाई इसको क्या कहता था? वो आपके जो भाई थे वो पुलिस के जो शहीद हुए हैं हनीफ गौरी साहब, उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया हो कि इस गैंग के पीछे, छोटू गैंग के पीछे कौन है और क्या है, जब वो जख्मी हुए थे खासकर? सर मेरे भाई जो थे एक मर्द मुजाहिद थे, वो 4 साल तक एलीट इंचार्ज जिला डेरा गाजी खान भी रहे हैं। 12 उन्होंने पुलिस मुकाबलों में हिस्सा लिया और उसमें बदनाम जमाना बहुत से डाकू से उनका वास्ता पड़ा, जिसमें सिद्धा गदरा एक नाम आता है, ये उनके हाथों उसका कला कमा हुआ था। अच्छा शबीर साहब, कभी उन्होंने जिक्र किया आपके भाई ने कि छोटू गैंग के पीछे कौन है? नहीं सर, ऐसी मुझे तो उन्होंने कोई बात नहीं शेयर की जो मैं आपसे शेयर कर सकूं। चलें, बहुत शुक्रिया शबीर अहमद गौरी साहब। ये भाई थे शहीद SHO हनीफ गौरी के, जो छोटू गैंग के ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन के दौरान ही उन्होंने शहादत उन्हें नसीब हुई। अभी हम वापस इस्लामाबाद स्टूडियो से आएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो कहा जा रहा है कि छोटू गैंग की गिरफ़्तारी के बाद अब
DGSPR ने कहा कि फ़ौज उनको अपने पास रखेगी तफ्तीश के लिए, और फिर उसके बाद उस इलाके को भी अभी क्लियर करने में टाइम लगेगा। तो अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, क्योंकि नो गो एरियाज़ के ख़िलाफ़ भी अब सारे मुल्क में ऑपरेशन का ऐलान हुआ है, तो ये नो गो एरियाज़ अभी हैं पंजाब में या नहीं हैं? मेरे ख्याल में आपने जो इंट्रो में जो बात की, मैं उस पर पहले आऊँगा कि पंजाब के अंदर एक 24 एहलकार जो है इस गैंग के हवाले थे और जो बाजियाब हुए हैं, उस हवाले से आज एक अच्छा दिन भी है कि एक बहुत मजबूत जो है यहाँ पे गैंग थी और उन्होंने आके सरेंडर किया है हमारी आर्म फोर्सेस के सामने। बहुत अच्छी चीज़ हुई है। मगर वहाँ पे जो 7 एहलकारों ने पोलियो टीम को बचाते हुए जो शहादत मानी है, वो एक अफसोस का दिन भी है। एक तरफ खुशी है, एक तरफ गम है। अब आपकी मैं पॉइंट पे आ जाऊँगा। देखें, ये जो इस इतने अरसे से हो रही है, इस वक्त जो लॉ एंड आर्डर के हवाले से जहाँ जहाँ पे भी जो सीरियस थ्रेड है या जहाँ पे ज़्यादा पुलिस से ऊपर जो है एक मसला चला गया है, उस हवाले से पूरे मुल्क के अंदर एक जमहूरी तरीके से हमने एक पावर दिया आर्मी को कि आर्मी खुद वहाँ पे इंटरवीन करे और एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत वहाँ पे चाहे दहशतगर्द हो, चाहे नोगो एरियाज़ हो। आप अगर देखेंगे, पहले ये कराची के अंदर मेट्रो वेल, ये वो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता था। अभी वहाँ पे जो है वो लोग आराम से चल रहे हैं। वो कराची था जहाँ पे 15 लाशें रोज़ाना उठती थी, आज आराम से चल रहे हैं। इस तरीके से ये राजनपुर का इलाका था जहाँ पे रात को लोग डरते थे। इसी गैंग के हवाले से अब यहाँ पे ये सुकून मिल रहा है। तो ये जो मसला मसाइल है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये है। और पाकिस्तान के अंदर अब मेन चीज़ ये है कि ये जो भी गैंग्स थी, जैसे वहाँ पे MQM और पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगता गया कि भाई वो इनकी सरपरस्ती करते थे। हम भी ये देखना चाहते कि भाई यहाँ पे अगर ये गैंग रही है तो कौन है, जो कौन से लोग हैं जो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, क्योंकि विदाउट गैंग बताएगा ना फौज को, तो ये एम है। और ये जो VN जो काम चल रहा है, ये जमहूरी तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की VN थी कि आर्म फोर्सेस इसमें ऐसे काम करे, वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर या किसी दबाव नहीं आए, और ये चीज़ जो है वो सामने आनी चाहिए। तो ये जो कुछ हो रहा है वो ये PML की गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं समझता हूँ कि आज में नो-गो एरियाज हैं अभी। देखिए, कहीं पे भी अगर निशानदेही होती है तो वहाँ पे हमारी पाक रेंजर्स और पाक फौज, पुलिस से अगर ऊपर कोई बात है तो वो भी वहाँ पे इंटरवीन करेगी, मुल्क के किसी कोने में भी। मगर ये नहीं, क्योंकि अगर वो बंदा पहले क्यों नहीं हुआ? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपके कहने पे हो रहा है तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? हमें जैसे टाइम मिला है ना, आप ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए दुरानी साहब से कि उन्होंने 5 साल जब उनके पास फेडरल गवर्नमेंट थी तो उन्होंने पंजाब की बात कर, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब में काम पहले क्यों नहीं हुआ? नून लीग ने क्यों नहीं किया? पूरी पॉलिसी जो बनी है, जो इस किस्म की जो पावर के साथ जो ये दहशतगर्दी को और लोगों नहीं, ये छोटू गैंग ये फौज का मसला था। देखिए, ये पुलिस का मसला था या फौज का काम? नहीं, मैं किसका काम था ये? मैं समझता हूँ कि ये पहले पुलिस का मसला था, और पुलिस इस मसले में फैल गई है। आज तक पुलिस इस मसले में फैल, देखिए नून लीग जो है पिछले 10-12 साल से हुकूमत में है। नहीं, नून लीग 10-12 साल से, अगर वहाँ पे 8 साल से, अगर 8 साल हो गए, 10 साल चौधरी परवेज लाई है, तो फिर क्या हुआ उसका? आप हमेशा पुलिस का ये हाल है, पुलिस का ये हाल है। मगर उन्होंने इतना मजबूत कर दिया था कि वो इस तरीके से हो नहीं रहा था। तभी हमने कहा कि आर्मी वहाँ पे आए और कम से कम वहाँ पे। अच्छा, आर्मी को आपने बुलाया छोटू गैंग के लिए ना? आपके कहने पे गवर्नमेंट के बगैर इजाजत के कुछ नहीं होता। और ये अब नो-गो एरियाज के लिए भी आपने उनको कहा है कि आप बिल्कुल, आपके मुल्क के अंदर कहीं पे भी नो-गो एरियाज नहीं होनी चाहिए। कहीं पे भी करप्शन, दहशतगर्दी को सपोर्ट अगर हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इन सारे जो इंस्ट्रक्शन है, ये हर एपेक्स कमेटी की मीटिंग, हर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जब भी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होती है तो प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यही अहकामात अपने जितने भी इदारे हैं लॉ एनफोर्समेंट के उनको देते हैं। आप कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं छोटू गैंग के हथियार डालने को? दरअसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरअसल वज़ीर आला पंजाब जो है ना, वो बड़ी मुद्दत से सिर्फ और सिर्फ रस्सी बना रहे थे कि आसिफ जरदारी को घसीटूंगा रोडों पे, बाकी वो चोटू के मुतालिक सोच नहीं रहा था। अगर चोटू के मुतालिक सोचता
और अपने बड़े भाई से पूछता तो वो ज़रूर कह देता कि जो मैंने कराची भिजवा दिया था और कराची वाले जो कह रहे हैं, तो फ़ौरन ही वो पंजाब के अंदर ही जज़ीरतुल पंजाब में जो मामलात ख़राब थे। अब इसका तो मेरे हिसाब से आर्मी ने जो एक्शन लिया है ना, वो न्यूट्रल होकर के अल्लाह के वास्ते, बिल्कुल इस मुल्क को अल्लाह के वास्ते जहाँ भी जो भी इसमें इन्वॉल्व हो, मतलब बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल साफ सुथरा और तरीके से। आर्मी तो वैसे भी न्यूट्रल एक्शन लेती है जहाँ भी ले, इसमें क्या है? मैं कहता हूँ ना, फिर भी नहीं, ये भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा नहीं तो सिंध में न्यूट्रल नहीं है और पंजाब में न्यूट्रल हो गया। नहीं, ऐसे नहीं। आप आर्मी का न्यूट्रल होना ये कि इधर जो कुछ हो रहा है ना, इधर इसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। नहीं तो मार्शल लॉ के ज़माने में नहीं होता था न्यूट्रल ना। आर्मी का न्यूट्रल, आपने ये कहा कि ये जो पंजाब में ऑपरेशन हुआ है ये न्यूट्रल है। आर्मी का एक्शन मार्शल लॉ के ज़माने में न्यूट्रल नहीं होता था। जिसकी गच्ची पकड़ते थे उसके रस्सी फिट करते थे ना। अब तो न्यूट्रल है ना। इस दफ़ा न्यूट्रल है, तो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह वास्ते। पहले अल्लाह वास्ते हमने कभी कहा है? अच्छा नहीं तो सिंध में जो है वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल है ना, उधर भी न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल है। तो फिर आपकी पीपल्स पार्टी को इतने एतराज़ात क्यों होते रहे हैं ये डॉक्टर आसिम की केस के हवाले से और दूसरे मुकदमात में? ये क्या मसाइल क्या है? वो सिर्फ इस वजह से हमने कहा था डॉक्टर आसिम के मुतालिक कि अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा, उसका टेक्निकल तरीक़ेकार था, उसका रेंजर्स का और उनका टेक्निकल। आर्मी वालों ने ठीक केस बनाया था डॉक्टर आसिम के खिलाफ ना? नहीं बनाया, अभी तक नहीं है। नहीं जो बनाया था वो तो आपने ख़त्म कर दिया, दहशतगर्दी का केस। तो वो न्यूट्रल नहीं था तो पंजाब में न्यूट्रल हो गया। जी वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसका तरीक़ेकार को ठीक होना चाहिए था, जो बाद में ठीक हुआ। ठीक है, इसका तरीक़ेकार को बहुत लेट हो गया, लेकिन एंट्री जब ले ली पंजाब में। अब मैं ये समझता हूँ कि पंजाब जब साफ़ होगा, पंजाब में बहुत इलाके हैं, बहुत सारे यूनियन काउंसिल्स हैं आगे पीछे, जो कि तमाम 26 अदारे हैं इंटेलिजेंस के पाकिस्तान के। उन्होंने अपने अदारों को बोला होगा। गुज़श्ता 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में इसकी नोगो एरिया है, उसके लिए पंजाब हमारे लिए नोगो एरिया है। ठीक, पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब नोगो एरिया है। क्यों वोटरों के पास आप नहीं जा सकते? अरे वो जो वोटरों का मसला मेरा नहीं है ना। मुझे उस डिसिप्लिन में पंजाब में रखा नहीं जा रहा है 40 साल से। अच्छा, हाँ, वो सिर्फ एक फैसले, एक छोटी सी एक फैसले के बाद, भुट्टो साहब का एक फैसला हुआ था, उसके बाद हमारा लोगो एरिया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें ओपन स्पेस दिया जाए और इस तरह का जो नोगो एरियाज है उनको फारिग किया जाए। ठीक, एक छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक। अपना गिरबान में बात कर रहे हैं छोटू गैंग की तरफ से हथियार डालने के हवाले से और पंजाब और पूरे पाकिस्तान में नो गो एरियाज़ के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान किया फ़ौज के तर्जुमान ने, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमेश कुमार आयतुल्लाह दुरानी। हमें कुछ देर में टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे सरमद सईद खान, साबिक एडिशनल IG पुलिस पंजाब। सरमद सईद खान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सरमद सईद साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो जो आज छोटू गैंग ने हथियार डाले हैं, तो आप भी पंजाब में काफ़ी अरसा खिदमत अंजाम देते रहे हैं, ये छोटू गैंग कितना बड़ा गैंग था और ये कितनी बड़ी कामयाबी है? मेरा ख्याल है छोटू गैंग पे काफी बात हो गई है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब तो वो पेश हो गया, 70-80 लोग थे। ये एक गैंग इतना बड़ा नहीं होता, आमतौर पर गैंग 10-15 लोगों का होता है, लेकिन फिर दूसरे गैंग उनके साथ आके मिल जाते हैं, क्योंकि सेफ हेवन थी जगह ऐसी कि चारों तरफ दरिया था और इस पे किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, खासतौर पे जो पुलिस के पास जो वसाइल हैं कि हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं और दूसरे वसाइल जो बुलेट प्रूफ कश्तियाँ नहीं हैं, तो वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है और रोज रोज वहाँ जाना और भी मुश्किल हो जाता है। तो बाकी गैंग फिर जहाँ जगह देखते हैं महफूज, क्योंकि इस जगह पे खाने के लिए भी मिल जाता है, फसलें हैं, सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, जानवर बेशुमार इसमें होता है, बकरियाँ वगैरह होती हैं जिनको आप खाकर गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिविल आबादी भी होती है, गांव होते हैं, काफी सारी आबादी होती है इसमें। तो ये गैंग वैसे 10-15 लोगों के होते हैं। ये गैंग, इससे ज्यादा बड़े गैंग के लिए मूव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर दूसरे गैंग भी मदद को भी आ जाते हैं और फिर ये चूंकि
कच्चा जमाल, कच्चा कराची, कच्चा मोरो, मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ गैंग्स हैं, ठीक है। तो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक तो है, अभी सही इस साहब। वक्त ये 80 के करीब थे। जी समझ सईद साहब के ये अगर इतना ही छोटा गैंग था तो 7 पुलिस के एहलकार शहीद हुए, 24 यरगमाल बने और फिर फ़ौज को ऑपरेशन करना पड़ा, हेलीकॉप्टर और बड़े हैवी हथियार भी वहाँ पे ले जाने पड़े। तो ये अगर इतना छोटा गैंग था तो ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पे एक छोटा सवालिया गैंग निशान नहीं नहीं था, 80 लोग थे, 80 लोग थे। छोटा अच्छा। गैंग नहीं होता 80 लोग। जी जी अगर 80 लोगों को आप किसी जगह पे बैठा दें और चारों तरफ आपके 1 किलोमीटर दरिया हो, उसके बाद आप उनके पास LMGs हों और उनके मोर्चे बने हुए हों, तो उस पे बगैर गनशिप की मदद के और हैवी हथियारों के रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ है कि आम कश्तियाँ थी, जो कश्तियाँ फाइबर ग्लास की होती हैं, उन पे फोर्सेस ने मूव किया था, क्योंकि 10-15 दिन से घेरा दिया हुआ था और प्रेशर 15 दिन हो गए हैं। मीडिया का भी प्रेशर था कि 15 दिन हो गए हैं, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। जिस तरह के लाल मस्जिद के दौरान आपने देखा था कि फोर्सेस ने घेरा किया हुआ था लाल मस्जिद का, पहले मीडिया का प्रेशर था कि आप कुछ नहीं कर रहे, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, और जब उन्होंने किया, नुकसान हुआ, तो फिर मीडिया ने इस चीज को भी कंडेम किया कि जी ये कोलेटरल डैमेज क्यों हुआ है, आर्मी के जवान क्यों शहीद हुए हैं। तो इन कामों में ऐसा होता है। और कहते हैं ना पंजाबी में कि या राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, ये तो उन लोगों को पता है जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, जो गर्मी में वहाँ इलाके में 15-15 दिन से बैठे हुए हैं। तो सरमद सईद साहब ये फौज का ऑपरेशन फिर पहले क्यों नहीं शुरू किया गया? ये क्यों आज जाके फौज को ये करना पड़ा? ये 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल, 5 साल पहले ये काम क्यों नहीं किया जो आज हुआ है? किसने करना था ये फैसला? उनसे पूछे ना, पॉलिटिशियन से पूछे जिन्होंने फैसला करना था। हमने तो अब तक जितने ऑपरेशन किए हैं, सिंध में ऑपरेशन करते थे हम, हमारी कोशिश होती थी कि फौज की मदद ले लेते थे, रेंजर्स की मदद ले लेते थे, लेकिन कुछ सियासी फैसले होते हैं कि आया फौज की मदद लेनी है या नहीं लेनी। आया ये ना हो कि फौज आ जाए और उसके बाद उसको निकालना मुश्किल हो जाए। अच्छा सरमद सईद साहब, फौज आ जाए तो क्या निकालना मुश्किल क्यों हो जाए? मतलब कि उनको ये होता है ना कि हर कोई अपने टर्फ की हिफाजत करता है। जो सियासतदान है उनको इस चीज का होगा कि अगर ये ना हो कि जैसे सिंध में फौज एहतसाब कर रही है, इस तरह पंजाब में भी फौज आ जाए और एहतसाब उसी तरह। तो ये आपके दौर में छोटू गैंग के हवाले से भी आपको पॉलिटिशियन से इजाजत लेनी पड़ती थी? कुछ बता सकते हैं? नहीं, हम तो नहीं लेते थे, जो हर इंडिविजुअल ऑफिसर की नहीं इजाजत नहीं लेनी पड़ती कभी भी। हाँ, तो फिर लेकिन ये एक गैंग के खिलाफ कार्रवाई जो है ये पॉलिटिकल फैसला कैसे हो गया? ये आपने कैसे कह दिया? पॉलिटिकल फैसला फौज को बुलाने का मैं कह रहा था। यहाँ देखिए 2010 में भी रेड हुए थे, 2013 में भी हुए थे, 2011 में भी हुए थे। इसमें चूंकि नुकसान हो गया, पहले बोसन गैंग को स्मैश किया गया था, तो मीडिया ने बिल्कुल मेरा ख्याल 2-4 मिनट की खबर लगाई थी। अब जबकि थोड़ी हमें नुकसान हुआ है तो मीडिया को मौका मिल गया है कि पिछले 15 दिन से इस तरह पुलिस पे तनकीद की जा रही है जैसे इंडियन पुलिस हो, तो इतना नहीं करना चाहिए। बस अब काफी हो गया, पेश हो गए। अब आप आगे चलें, आप देखें उसको, पनामा लीक को देखें, अब बयान अली को देखें, बड़े बड़े मसाइल हैं। ठीक है। अच्छा सरमद साहब ये बता दें आप जरा जाते जाते कि ये जो नो गो एरियाज की बात की है फौज के तर्जमान ने, पंजाब में कोई है नो गो एरियाज? इस छोटू नो गो एरिया उसको कहते हैं जो एरिया खतरनाक होता है, जहाँ जाते हुए एहतियात करनी चाहिए। कितने ऐसे इलाके होंगे पंजाब में? ये कच्चा सारा ही पूरा जो है दरिया के साथ साथ सिंध क्या और केपी क्या और पंजाब क्या, कच्चे के इलाके में जहाँ जहाँ गैंग है वो नो गो एरिया होते हैं। उसमें फिर छोटी मोटी इसकी पार्टी जाता है तो बड़ी मकदार में भेजा जाता है। ये कच्चे का इलाका पूरा ही वहां से कश्मीर से लेकर बल्कि सिंध से लेकर पंजाब और आगे जो है हमारा केपी के इलाकों तक ये सारा नो गो एरिया तो नहीं कह सकते, लेकिन डिफिकल्ट एरिया है। अच्छा, आप ऐसे चंद लोगों को नहीं वहां भेज सकते। अच्छा सरमद साहब ये बताएं, अगर पुलिस को सिर्फ हेलीकॉप्टर फौज के मिल जाते तो तब भी पुलिस ये ऑपरेशन खुद कर सकती थी? नहीं, ये देखें, ये जो पुलिस है ना, ये जो पुलिस नॉर्मल पुलिस नहीं थी, ये एलीट के जवान थे और ये एसएसजी के ट्रेंड थे।
इलीट को एसएसजी ट्रेनिंग मतलब इनको भी आर्मी की एसएसजी ने तरबियत दी थी फौज के। जी हाँ, और इस ऑपरेशन को करने से पहले भी 2-3 महीने पहले इनकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई गई थी। और ये जो प्लान किया गया था रेड, अच्छा, इस पे सिर्फ आईजी नहीं, इस पे जो है फौज के बड़े नुमाइंदे पैमाने भी पर थे। इस पे बड़े पैमाने पे इस पे किया गया था। बस वो गलती हो गई थोड़ी सी, गलती भी क्या हो गई, नुकसान हो गया तो वो हमारे गले पड़ गया। अगर ये कामयाबी हो जाती तो मेरे ख्याल 5 मिनट की खबर भी नहीं चलनी थी। कामयाबी होती तो फिर क्रेडिट शायद फिर भी किसी और को मिल जाता। क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया सरमद सईद खान, साबिक एडिशनल आईजी पुलिस, पंजाब में खिदमत अंजाम देते रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो उन्होंने बात की कि पॉलिटिशियन को शायद ये शक होता है कि एक दफ़ा फौज को बुला ली तो निकालना मुश्किल हो जाएगा, ये क्या पॉलिटिकल एक खदशात हैं, सियासी खदशात हैं? ये काम फौज से बहुत पहले भी लिया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं ये 8-10 साल पहले की बात है, अभी वो 90s वाला दौर नहीं चल रहा है। आज मुल्क की रगों के अंदर, अवाम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी समझ गई है, अवाम भी समझ गई है कि इस मुल्क की जो सालमत तो है वो फौज कर सकती है, वो जमहूरियत के ऊपर है और जमहूरी इदारे हैं जो इस मुल्क को रन करेंगे। तो ये पहले थ्योरी होती थी कि फ़ौज को बुलाएंगे, कि फ़ौज कहेगी कि हुकूमत नायल है और हम जो है, मैं नहीं समझता हूँ। और फ़ौज का काम है कि मुल्क के अंदर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में पुलिस भी आती है, रेंजर्स भी आती है, फ़ौज भी आती है, मतलब वो उनका जहाँ पे ड्यूटी है उनकी, जहाँ पे पुलिस, जहाँ पे हमें पता है कि ये हैवी ऑपरेशन करना है, वहाँ पे हैवी ऑपरेशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूट राइट है, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट फौज को, रेंजर्स को दावत दे सकती है। जैसे आज इलेक्शन कराने के लिए अगर इलेक्शन में झगड़ा नहीं हो, ये नहीं हो, ट्रांसपेरेंट हो, अगर इलेक्शन कमीशन को लोग कहते हैं कि भाई, क्योंकि आर्मी की एक क्रेडिबिलिटी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो इलेक्शन के दौरान कहते हैं कि भाई हर अंदर बाहर जो है वो फौज खड़ी रहे या रेंजर्स खड़ी रहे। तो हमें इस चीज़ को, क्योंकि पुलिस के अंदर दरअसल आज नहीं, पुलिस के अंदर हर सूबे के अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, पॉलिटिकली रिक्रूटमेंट बहुत रही है। ये जो चलती आ रही है वो नीट और क्लीन अभी भी है, और अभी ये नीट अभी और भी है पुलिस में। अभी देखें, अभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पंजाब में होगा मगर कम, सिंध के अंदर बहुत है, इस वक्त भी सिंध के अंदर बहुत है। KPK के अंदर देखें, हमारे मुखालफिन की है गवर्नमेंट, मगर मैं समझता हूँ कि KPK के अंदर इस वक्त दुरानी के बाद जो है वो काफ़ी पुलिस के अंदर बेहतरियाँ आई है। अच्छा, ये बताएं, आपने कहा कि ये फौज की ड्यूटी है, हुकूमत उसको दावत दे सकती है, तो ये जो छोटू गैंग ने सरेंडर किया, हथियार फेंके हैं, इसका क्रेडिट आप पंजाब हुकूमत को देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पहले तो हर चीज़ जितना भी काम यहाँ पे हो रहा है, मैं तो दूंगा उसी VN को, उसी नज़र को, वो तो क्रेडिट सबसे पहले तो दूंगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, जो इस मकसद के साथ उसने जब हलफ लिया था कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, नो-गो एरियाज, करप्शन, सब का खात्मा करना है। पहले तो उसकी VN है, जिस VN के ऊपर जो है ये काम चल रहा है, पहले तो क्रेडिट उनको जा रही है। दूसरी क्रेडिट ज़रूर पाक आर्मी को जा रही है कि पाक आर्मी ने ये जो छोटू गैंग के खिलाफ जो ऑपरेशन किया, उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, मगर सेफली सारे पुलिस फार्म को भी बाजियाब कराया, सेफली सारा किया। नहीं तो उनके पास हेलीकॉप्टर थे, ये थे, ऊपर से बमबारी करते तो 2 मिनट में ये काम हो सकता था। टेक्निकली जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मानते हैं। जो सरमद सईद खान ने अभी बात बताई हल्की सी, उन्होंने कहा कि जब पहले भी जो पुलिस ने ऑपरेशन किया था, एक तो उनकी तरबियत भी पाक फ़ौज ने की थी, और दूसरा ये जो ऑपरेशन की प्लानिंग थी उसमें भी पाक फ़ौज के नुमाइंदे मौजूद थे, जिसमें ये सानिया हुआ और 7 पुलिस एहलकार शहीद हुए। तो आप मानते हैं कि ये तमाम ऑपरेशन के अंदर ये इस सतह तक प्लानिंग होती रही है? देखिए, उन्होंने बिल्कुल ये बात की। अब बात यह है कि एलीट फोर्सेस की अगर ट्रेनिंग हो, जो एक जिनको पुलिस के कमांडोज कहते हैं, और वो भी अगर यहाँ पे कामयाब नहीं हुए और उन्होंने बिल्कुल प्लान के साथ किया और ये बहुत मरतबा अटैम्प्ट हुआ और ये कामयाबी नहीं हुई, तो आज उसको बहुत ही सेफली टाइम लगा के आर्मी ने किया है ये काम, तो मैं समझता हूँ ये मुबारक के मुस्तकम है। और पाकिस्तान की आर्मी हमेशा बॉर्डर के ऊपर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए जाने देती है, और आज वो मुल्क के अंदर भी, मुल्क की सालमत के लिए भी जो है
वो आपने देखा कि कराची के अंदर भी ऐसे वाक़यात हुए और कहीं पे भी हुए जहाँ पे इन्होंने जाने दी है, इनकी गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि दहशतगर्दों को पता है कि यहाँ पे हमारे खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन या कोई मजबूत कोई इंतकाम हो सकता है तो वो पाक आर्मी कर सकती है। तो इस वजह से वो वहाँ पे हैवी टारगेट होता है, वहाँ पे पहुँच नहीं सकते, तो जाके ऐसे 7-7 सिपाहियों को पोलियो के दौरान कभी चौकियों के ऊपर इस तरीके से पुलिस को मारते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मारने से जो है वो इदारे उनके इरादे उनके कमज़ोर होंगे मगर इरादे और मजबूत होते हैं। जैसे आपके पास अभी एक SHO के भाई ने जो बात की, जो उसका हौसला था, मैं समझता हूँ अगर कराची के अंदर भी 7 सिपाहियों ने जिन्होंने आज ये शहादत मानी है, अगर उनके भाइयों से भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि नहीं बाबा इस तरीके से हम इस मुल्क की एक इंच। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मुहब्ब वतनी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मगर चंद लोग हैं जो जिसका माइंड सेट जो फॉरेन एजेंडा के ऊपर जो ऐसे कर रहे हैं या अपने सूबे के अंदर अपने इलाके के ऊपर डोमिनेंसी अपनी पॉलिटिकल दिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये तासर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दों का मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की सरजमीन और ये हो नहीं रहा असल में। तो इनको हमें चेंज करने के लिए, इन दहशतगर्दों को पहाड़ तक ख़त्म करने के लिए, और जो लोग, मैं तो कहता हूँ आज जो छोटू गेम पकड़ा गया है, अच्छी खूबी ये भी है कि वो शहीद नहीं हुआ, वो पकड़ा गया, उन्होंने सरेंडर किया। अगर वो मारा जाता वो शहीद होता? मैं नहीं, मतलब वो मारा नहीं गया। अच्छा। शहीद गलती हो गई, ठीक है, वो मारा नहीं गया, वो पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा गया तो अभी हमें ये भी इल्म होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ये भी चाहते हैं कि हमें पता हो कि कौन से लोग हैं जो वहाँ पे उनको इनके सपोर्ट में थे। वो आप फौज को बताएंगे ना, जो इनके सपोर्टर थे, फौज को बताएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बताएंगे, फेडरल को। दुरानी साहब, ये पुलिस की तरबियत का मामला सिर्फ पंजाब का तो नहीं है। हमने देखा कि कराची में जब भी पुलिस पे हमला हुआ, पहले भी, तो ज़्यादातर लोग गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उनके ऊपर हमला हुआ, मुसल्ला पुलिस के एहलकार, और वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए सिटिंग डक्स जिनको अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि वो आगे से रिएक्ट भी नहीं कर सके। ये कैसी तरबियत है आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कि पुलिस वालों जो हैं और सिफारशी और अपने रिश्तेदार भर्ती किए हुए हैं, और पुलिस के हवाले से इन्होंने भी कहा कि उसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है सियासी। क्या जब पुलिस की गाड़ी खड़ी होती है कराची जैसे शहर में जहाँ पे ऑपरेशन भी चल रहा है, तो वो पुलिस के एहलकार असला लेके अंदर बैठे रहते हैं, उनको फ़ौरन बाहर खड़े होना चाहिए और अलर्ट होना चाहिए। ये तो सिटिंग डक्स, देवर सिटिंग डक्स। देखिए, क्या तरबियत है आपकी हुक्मरान जमात की? 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं बातों को। एक है सिंध के पुलिस का इस तरह बैठना, और एक है IG साहब के अल्फाज को सुनने के बाद कि शक था कि कहीं फ़ौज आ जाए फिर वापस न जाए, और वो भी पंजाब में उन्हें लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अगर आप सुनना चाहते हैं फिर सुन के फिर बताइए मुझे। शक था कि पंजाब में वो आ जाएगा फ़ौज, और इनको तो शक था, आपको तो यकीन लगता है? नहीं, हमारे को तो ज़रूरत है ना, हम तो अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। उसने पंजाब की बात नहीं की। आप जरा नोट करेंगे अल्फाज को। आप फौज पॉलिटिशियंस आमतौर पे नहीं, अब 40 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं है पंजाब में। चलें, 40 एक रमेश मेरे जान जरा 7 पुलिस एहलकार जो शहीद हुए उनके बारे में बताएं कि क्या उनको ऐसे अंदर बैठना रहना चाहिए था, और ये तरबियत की कमी कहाँ है? मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि रमेश साहब को बताना चाहिए कि सियासी भर्ती 40 साल से हम नहीं कर रहे पंजाब में। 22-25 साल से हमारी हुकूमत नहीं रही है। इस 5 साल में जिन लोगों को हमने रखा हुआ है पीपल्स पार्टी के सिंध के दौर में, उनकी छांटी करके अलग कर दो। अगर वो क्वालिटी के नहीं थे उनको हम अभी निकाल देंगे। किसने निकालना है? कौन आएगा? आसमान से आएगा कोई? आप लोगों ने क्या किया? छांटी क्यों नहीं की? जिन लोगों को आज हो गया 30 साल के 60 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं, वो हमने भर्ती नहीं किया है। हमारे दौर में नहीं है। हमारा दौर, भुट्टो साहब का दौर भी लिमिटेड दौर था, फिर पीपल्स पार्टी का सिंध में दौर लिमिटेड था। अयूब खान के दौर में मैंने भर्ती नहीं किया, याया खान के दौर में मैंने नहीं किया, ज़िया-उल हक खान के दौर में मैंने नहीं किया, मुशर्रफ खान के दौर में मैंने नहीं किया। रमेश, आपने 88 में भर्तियां शुरू की, प्लेसमेंट ब्यूरो बनाया, आपने फिर 93 में भर्तियां शुरू की, आपने फिर जो है ये 2008 में भर्तियां शुरू की, और आज जो आप कहते हैं आपने कब नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल
मैं 11 साल ज़ियाउल-हक के, उसमें मेरे 11 महीने 18 महीने के अंदर अंदर आपने मेरे 88 में छुट्टी करा दी और फिर सबको निकाला। फिर 96 में मैंने 3 साल नहीं किया था, फिर सबको आपने निकाला, फिर मैंने अभी रखा। तो बहाल भी होते रहे, देखिए आप ही बहाल करते रहे ना। मैं फिर भी बहाल करूंगा, फिर आ जाऊंगा। जिसको नवाज शरीफ साहब अभी निकालेंगे, मैं फिर आऊंगा, फिर बहाल करूंगा इसको। अब आएंगे ही नहीं कभी। अब हम आएंगे और फिर ये हाल होगा जो आज देखिए। हुआ है। अब सुनो, अब मैं नहीं चाहता, सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के तमाम अदारों को, खसूसन जो ये फोर्सेस हैं, इनको रिविजिट करना पड़ेगा पुलिस की वजह से। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात जारी रहेंगे। वेलकम बैक। अपना गिरबान में हम बात कर रहे हैं आज छोटू गैंग की गिरफ्तारी, उनके हथियार फेंकने के हवाले से। आयतुल्ला दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दुरानी साहब, बात वो 7 शहीद अहलकारों की हो रही थी और जिन हालात में जो हम CCTV भी देख रहे हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पुलिस एहलकार खड़ी गाड़ी में असला लेके अंदर बैठे हुए थे। तो ये अल्टीमेटली ये बार बार सिंध हुकूमत के ऊपर उंगली उठ रही है। क्या तरबियत आपने की है, इनके तो ऊपर बात होगी। दरअसल ऐसा ना कि ये जो शहरी ज़िंदगी में या किसी भी उसमें वो सोशल फलाई काम के लिए जा रहे हैं, उस एरिया में कोई ऐसी पोजीशन नहीं होती। जैसे छोटू के लिए अगर हम हमलावर हो गए तो आपको पता था कि वो रेजिस्ट करेगा। अब ये जो जगह है जहाँ पर आप जा रहे हैं कि मस्जिद, बार पूरे कराची में यही वाकयात हो चुके हैं। पुलिस सेंसिटिव हो रही है और आप कहते हैं वो फलाई इलाका के लिए जा रहे हैं। देखिए, शहरी ज़िंदगी में लोगों के आम रूटीन की ज़िंदगी में इनको जो प्रोटेक्शन देना था, उनकी तहफ़्फ़ुज़ जो करनी थी, जो प्रोटेक्शन, ये कैसी प्रोटेक्शन है कि अपनी प्रोटेक्शन तो उनकी है नहीं, किसी और को क्या देंगे दुरानी साहब? ये क्या प्रोटेक्शन है, जो मेरे ख्याल क्या ट्रेनिंग है आपकी हुकूमत की? उस एरिया का जो ताना होता है ना, वो बाबे पुलिस वाले जो होते हैं ना, उनका काम ये होता है कि शायद मैं रिलैक्स हूँ और वो अपने रूटीन का एक SHO साहब ने 4 सिपाही भेजे। और बाबे पुलिस वाले तो आपने भर्ती नहीं किए? नहीं, मैंने नहीं। अच्छा, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने, जो रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, आज के ये जो पंजाब में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ कामयाब, 24 पुलिस के एहलकार जो हैं वो बाजियाब करा लिए गए हैं, तो इसको आप कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं इस ऑपरेशन की? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है और ये कामयाबी आर्मी के बगैर हो ही नहीं सकती थी। पुलिस वहां पे पहले भी बहुत मरतबा फेल हो चुकी है और मैं समझता था कि ये सूबाई गवर्नमेंट को पहले से ये आर्मी को कॉल इन करना चाहिए था। बहरहाल उनकी जो भी सोच है, और आपने देखा कि छोटू ने भी गिरफ्तारी दे दी, उसके खानदान के बहुत से लोगों ने गिरफ्तारी दी और अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है और बाकी जो वहां पे एब्सकॉन्डर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ वहां पे ऑपरेशन जारी है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह एक आधा दिन में वो भी सरेंडर करेंगे जहाँ वो मारे जाएंगे। तो मज़ारी साहब, आप खुद भी माशाल्लाह पुराने सियासतदान हैं, तो उस इलाके में छोटू गैंग की कितनी दहशत थी और आपने जब खुद आप रुकन कौमी असम्बली भी रहे तो उस वक्त आपकी जो हुकूमत थी उसने क्या इक़दाम किए थे इस गैंग के खिलाफ? देखें, ये 2008 में इनके खिलाफ एक ऑपरेशन हुआ था, वो सूबाई गवर्नमेंट ने किया था और उस टाइम गवर्नमेंट थी मियां शहबाज शरीफ साहब की। मैं पीपल पार्टी का MNA था, यहाँ पे नून लीग के MPs थे। 2008 में एक ऑपरेशन हुआ, 2010 में ऑपरेशन हुआ, 2013 में ऑपरेशन हुआ, 2015 में ऑपरेशन हुआ और ये 5वां ऑपरेशन है। जितने भी ऑपरेशन हुए उसमें तकरीबन 30 से 40 पुलिस शहीद हुए। कई पुलिस वालों को मुगई बनाया गया, फिर उनको बाद में मुज़ाकरात के थ्रू छुड़ाया गया, जिसमें बहुत से यहाँ के सरदार शामिल थे, यहाँ के नोटेबल्स शामिल थे। तो अब की बात अभी जब तक इनके खिलाफ अभी क्लीन ऑपरेशन नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि तब तक इलाके में सुकून नहीं आएगा। जब इनके खिलाफ जो क्लीन अप ऑपरेशन हो जाएगा इंशाल्लाह, इस इलाके में सुकून और चैन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये फौज जो है आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत के कहने पे आई या फौज ने खुद ये ऑपरेशन वहाँ पे किया? मैं समझता हूँ कि फौज ने खुद रियलाइज किया और क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट कभी भी यही नहीं चाह रही थी कि फौज यहाँ पे आकर ऑपरेशन करे।
फौज ने ये रियलाइज किया कि यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, सदर्न पंजाब में और ऐसे अनासर पैदा हो रहे हैं जो कि मुल्क और कौम के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे थे। ठीक है। फौज ने खुद आके ऑपरेशन किया और फौज ने बहुत अच्छा ऑपरेशन करके इनको वाइप आउट किया। तो आपके ख्याल में छोटू गैंग के पीछे क्या कोई सियासी कुव्वतें भी थी? वो तो भी छोटू गैंग आपको पता है कि छोटू गैंग ने सरेंडर कर दिया है। जब ये रात छोटू गैंग आउट करेगा तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो आप ये क्रेडिट फौज को दे रहे हैं और हुकूमतों को नहीं दे रहे, हुकूमत को नहीं दे रहे? मैं बिल्कुल ये क्रेडिट फौज को दूंगा। मैंने आपको पहले बताया कि फौज 3-4 मरतबा फेल हो चुकी है, सॉरी गवर्नमेंट 3-4 मरतबा फेल हो चुकी है। फौज ने कामयाब ऑपरेशन किया, उसका घेराव तंग करते रहे उसके करीब, और एक प्रॉपर हिकमत अमली वहां पे की और उसके नतीजे में इन्होंने सरेंडर किया। चलें, बहुत शुक्रिया सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, आपने हमें वक्त दिया, रहनुमा तहरीक इंसाफ। डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, मतलब कि मज़ारी साहब भी कह रहे हैं कि ये फौज तो खुद आई और ये भी आप। मज़ारी साहब मेरे दोस्त हैं और यहाँ पे जब MNA होते थे तो नवाब साहब के पास हम ऐसे बैठते थे, मगर आज उस पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ हो गया है जिसकी एक ही फोबिया है कि PMLN की जो है ना मुखालफत करना। ये नहीं कहता है कि भाई पहले भी जब मियाँ साहब ने इसका ऑपरेशन किया था वो उन्होंने ही शुरू किया था, आज भी पहले पुलिस ने शुरू किया है, पुलिस उसके ऊपर ऑपरेशन करती रही। पुलिस के बाद जब संभला नहीं गया तब वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और चीफ मिनिस्टर ने फैसला वो कह रहे हैं पहले भी 40 पुलिस एहलकार शहीद हुए। देखो वो और आप लोगों ने पहले फौज क्यों नहीं बुलाई? वो एक सवाल तो है, आपने क्यों नहीं बुलाई पहले फौज? मुख्तलिफ आवाज़ में हुए हैं और बिल्कुल हुए हैं वहाँ पे। तो जब भी ऑपरेशन ऐसे हुआ मगर पाए तकमील तक नहीं पहुँचा गया। जैसे आज भी इन्होंने बात की कि भाई अभी ये जो छोटू गैंग तो पकड़ा है, एक छोटू पकड़ा है, मगर इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, हमें इसको एंड तक जाने चाहिए था। हो सकता है उधर कोई फ्लास चले गए हो, जब भी ऑपरेशन हुआ हो और जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली हो, हमारी सेटिस्फिकेशन हो गई हो, ये गलतियाँ होती हैं। मगर इस वक्त हमारा यही टारगेट है कि इस इलाके को, एक एक घर को, एक एक साइट को, एक एक कच्चे को नीट और क्लीन जो है वो आवाम के लिए बिल्कुल कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो, कोई नोगो एरिया नहीं हो, कोई ख़तरा नहीं हो। जैसे आदमी ऐसे और इलाकों में जाता है डर नहीं होता, ऐसे जब तक माहौल नहीं होगा तब तक हम इस ऑपरेशन को रोकेंगे नहीं। अब चोरों डाकुओं के खिलाफ भी जो है फौज ऑपरेशन करेगी, दहशतगर्दों के खिलाफ भी फौज ऑपरेशन करेगी, अब जो है वो करप्शन के खिलाफ भी जो है, बदउनवान लोगों के खिलाफ भी फौज ऑपरेशन करेगी। चोर आपके इस मर्ज की दुआएं, आपकी हुकूमत, आपकी देखिए हमारी अगर करप्शन के ऊपर भी अब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि इसके खिलाफ भी अक्रॉस द बोर्ड होगा। सियासी गवर्नमेंट का आप लोग क्या करेंगे? सियासी गवर्नमेंट का काम होता है इदारों को इंडिपेंडेंटली काम करने देना, उसके लिए पॉलिसी बनाना, इदारों को जहां पे इन्वेस्टिगेशन कोई हो रही हो वहां पे इंटरवीन नहीं करना। मगर फौज को हम कहां दे रहे हैं? अगर डाकू पुलिस के अगर काबू से बाहर आ रहा है वहां पे हम कह रहे हैं कि करप्शन के हवाले से अगर नैब अगर कहीं पे किसी मजबूत आदमी को, डॉक्टर आसिम जैसे बंदे को अगर पकड़ने जा रही है, वहां पे अगर रेंजर्स की मजबूत अगर सपोर्ट लेती है, आप इन चीजों को, फौज भी हमारी है, अब हमेशा फौज आपसे सेपरेट जो बात करते हैं फौज भी हमारी है, तो क्या फौज आपकी भी है कि नहीं है? मैं ये सोच रहा था कि ये मुबारकबाद देंगे पाकिस्तान आर्मी को कि उसने बहुत बेहतरीन एक किरदार अदा करके वहाँ से इनकी हुकूमत को बेल आउट किया। इसको कहना ये चाहिए था कि हमारा हुकूमत वाकई फेल हो गया, पंजाब हुकूमत फेल हो गया और पाकिस्तान वैसे तो आप दोनों को कहना चाहिए कि आपकी हुकूमतें फेल हो गई हैं और सारी जगह फौज ही काम कर रही है। आप हमें ज़िंदगी भर पास नहीं करोगे, लेकिन इनका तो 40 साल वाला पास था, हम लोगों को तो आप लोगों ने ज़िंदगी में पास नहीं किया। तो आप पास होंगे तो साहब ना कैसे? तो शायद फिर भी पास होना बहुत आसान होता है आपको। मैं समझता हूँ आज अवेयरनेस है, अवाम जो है ना पास और ना पास करने वाली अवाम है, और यही अवाम थी जिसने पंजाब की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखे हमें देखो इतने बड़े मैंडेट से लेके। रमेश भाई आप तस्लीम करें कि पाकिस्तान आर्मी ने आकर के आप लोगों को फारिग किया वहाँ से और कौम को बेहतर मैसेज चला गया, ये अच्छी सोच है, अच्छा मैसेज है। अदारों का यही मुबारकबाद देते हैं जो सिंध में पाक फौज और रेंजर ने ऑपरेशन किया। आपने कभी मुबारकबाद दी? यस, हमने मुबारकबाद एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा दी है, बार बार दी है मुबारकबाद। अभी भी कहता हूँ, 100 बार पहले भी कहा है, मुबारकबाद ही है। लेकिन शाह साहब के मुंह से ये मुबारकबाद कानून और आइन के मुताबिक आप चलोगे 100 बार मुबारक,
एक बार गलत रास्ता अपनाओगे 10 दफ़ा आपके को कहूँगा कि भाई अपने को सीधा करो, गलत जा रहे हो। ये ट्रेनिंग है, मेरा हक है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको बता दूँ। मार्शल लॉ लगाओगे गलत, गैर कानूनी तरीके से जाओगे अच्छा, अब जो गलत। करप्शन के ऊपर बयान दिया आर्मी चीफ ने, उस पर आपको कोई एतराज़? 100% उसके साथ हम मुत्तफिक है। मुत्तफिक है? हाँ, अगर आइन और कानून उसको इजाज़त देता है किसी को अगर मगर करके ना आप फिर मैं जहाँ से घूमूंगा ना आर्मी चीफ को और को मैं कहता हूँ कि बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी भर बाइज्जत रहे और आइन और कानून के मुताबिक काम करें। चलें जी, आइन और कानून की अपनी अपनी तशरीह करते हैं हमारे इस प्यारे मुल्क में, चाहे जजेस हों, वकील हों, सियासतदान हों, सहाफ़ी हों, हर कोई। सबसे पहले वो उसको पकड़ना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने इन्होंने जिनको पकड़ा है, इनको कोई पकड़ के भी दिखा दी मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया आयतुल्लाह दुरानी साहब, रमेश कुमार साहब, सरमद सईद खान, सरदार दोस्त मोहम्मद मुजारी और शबीर अहमद गोरी ने भी हमें ज्वाइन किया था। बात सिर्फ इतनी सी है, ये तो एक छोटू गैंग था जिसके खिलाफ इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ। अभी भी इस मुल्क में शायद बड़े बड़े गैंगस्टर्स मौजूद हैं जिनके खिलाफ ज़रूरी नहीं कि फ़ौज ही ऑपरेशन करे, और ये गैंगस्टर्स हमारे अपने अंदर भी मौजूद हैं और हमें सिर्फ अपने अपने गिरबान में शायद झांकने की ज़रूरत है। अपना गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।